सबसे पहले मैं शिव सिंह जी को याद करता हूँ। आज इस धरती पर मुझे पहली बार यहाँ भाषण देने का मौका मिला है, इसलिए मैं उनको याद करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनके परिवार के सदस्य आदित्य जी को हमने जब पंचायत समिति का प्रधान बनाया तब मैं नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में कोटड़ी नहीं आता था। मैं नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का एमएलए था और मुझे फैसला करना था कि पंचायत समिति का प्रधान किसको बनाया जाए। कठिन निर्णय होता है, लोगों की अपेक्षा होती है, हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, पर मैंने कहा एक नौजवान आदमी और जो पंचायत राज के चुनाव की प्रणाली है उसमें जनरल सीट में बहुत मुश्किल से समय मिलता है। रोटेशन में कभी एसटी का आएगा, कभी एससी का आएगा, कभी महिला आएगी। जनरल कैटेगरी का कोई भी प्रधान बनने का अवसर 20-25 साल में आता है। तब हमने निर्णय किया कि ये अवसर आया है, उसमें जनरल कैटेगरी में जो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में आदित्य प्रताप जी को आपने इस पंचायत समिति का सदस्य बनाया, तब हमने भरोसा किया कि इनको प्रधान बनाकर हम न केवल नाथद्वारा की रेलमगरा की 14 पंचायत पर राजसमंद की जो पंचायत है रेलमगरा की, जो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की पंचायत है, उनमें एक योग्य आदमी को हम मौका देंगे और वो अपनी काबिलियत से न केवल पंचायत समिति के विकास के काम करेगा, पर जिस पार्टी के हम नुमाइंदे हैं उस पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेगा। और मुझे आज कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, इतनी बड़ी तादाद में आप सब उपस्थित हो, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारा जो निर्णय था वो निर्णय ठीक था। मैं अभी सब साथियों के भाषण सुन रहा था। सीपी जोशी ने ये किया, सीपी जोशी विकास पुरुष है, ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच होता है इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में हमारे देश के लोगों ने, जिन्होंने आजादी की कल्पना की थी, उन्होंने समझा कि देश आजाद होकर हम अपने देश का निर्माण कैसे करेंगे। तो देश का निर्माण करने के लिए उनने कल्पना की कि इस देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले सब लोगों को साथ लेकर यदि देश का विकास करना है तो उसका एक तरीका हो सकता है संसदीय लोकतंत्र। सत्ता के शासन करने के और तरीके भी हैं। चीन में जाओ तो सत्ता का अलग शासन करने का तरीका है, अमेरिका में शासन करने का अलग तरीका है, पर हमारी देश की विविधता को देखते हुए हमारे उन लोगों ने कल्पना की इस देश को हम आगे बढ़ाने के लिए संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उस संसदीय लोकतंत्र में प्रदेश की सरकारें बनेगी और देश में लोकसभा के चुनाव के माध्यम से जो पार्टी जीतेगी उसका आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए आजादी के बाद इस देश में जो प्रगति हुई, उस प्रगति में प्रदेश के चुने हुए सरकारों ने और देश में चुनी हुई सरकार ने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के बाद इस प्रदेश को निर्माण करने के लिए हमारे इलाके के जो नेता थे उन लोगों को अवसर मिला इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का। 1947 से लगाकर आज तक हम कल्पना करें तो 1952 में जब चुनाव शुरू हुआ प्रारंभ, तब राजस्थान में जो सरकार बनी वो सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और नेतृत्व करने का मौका मिला कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। इस इलाके में माणिकलाल जी वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत से लोग स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उन्होंने एक नौजवान मोहनलाल सुखाड़िया जी को उस समय के मुख्यमंत्री के साथ राजस्व मंत्री बनाया। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के एक नौजवान आदमी, आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ 1952 का, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ वो राजस्व मंत्री थे। नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं है कि जमीन जिसका हक आज आपके पास है, जिस जमीन पर हम आज बैठे हुए हैं, आजादी के पहले वो काश्तकार की जमीन का मालिक नहीं था। जमीन का माला राजा महाराजा होते थे। आजादी के बाद निर्णय किया कि देश में जो मजदूरी करता है, जो खेती करता है, उसको जमीन का हक मिलना चाहिए। ये जमीन का हक दिलाने का काम इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद राजस्थान में किसी ने किया तो हमारे इलाके के नौजवान नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने किया राज्यसभा मंत्री के रूप में। उसी मोहनलाल सुखाड़िया जी को हमारे पुराने नेता माणिकलाल जी वर्मा ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन्होंने मन में कल्पना की ये नौजवान आदमी है, इसके नेतृत्व में हम राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। उस समय जयनारायण जी व्यास, हीरालाल जी शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे थे,
वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। पर माणिकलाल जी वर्मा की दूरदृष्टि थी। उनके मन में कल्पना थी कि मेवाड़ का जो इलाका है, इस मेवाड़ के इलाके में तकलीफ बहुत ज्यादा है। यहाँ बैठकर राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ का नौजवान आदमी समझ ही नहीं सकता कि गंगानगर क्या है, बीकानेर क्या है, कितनी जमीन है, एक एक काश्तकार के पास कितनी जमीन है, उसकी कल्पना आज यहाँ का बैठा हुआ काश्तकार नहीं कर सकता है। आजादी के बाद जब जमीन का बंटवारा होने के अधिकार देने का काम किया राजस्व मंत्री ने, तब सीलिंग एक्ट लागू हुआ था। सीलिंग एक्ट का मतलब यह है कि राजा महाराजा को जमीन है, उस जमीन को हम कुछ हिस्सा उनको देंगे जमीन का, बाकी हिस्सा हम किसानों को बांटेंगे। हमारे इलाके में जोत कम, पथरीली जमीन, पर बीकानेर गंगानगर में रेतीली जमीन थी, पानी नहीं था वहां पर। सीलिंग के माध्यम से वहां पर उन लोगों को सीलिंग की जमीन ज्यादा मिली, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। हमारे इलाके में पानी तो था पर जमीन पथरीली थी, इसलिए हमारे इलाके में सीलिंग का जो नियम था वो अलग तरह का नियम था। 1952 से लगाकर आज तक इस राजस्थान को बनाने का काम किसी ने किया है। वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, वो भाषण से नहीं हुआ है, वो नीतियां बनाकर देश का निर्माण करने का काम किया। उसका उदाहरण है नौजवान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, जो 1954 में मुख्यमंत्री बन गए, 1957 में मुख्यमंत्री रहे, 1962 में मुख्यमंत्री रहे, 1967 में मुख्यमंत्री रहे, 1972 में मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कल्पना की कि राजस्थान जो रेगिस्तानी इलाका है, जो गंगानगर का इलाका है, जो बीकानेर का इलाका है, जहाँ जमीन है और पानी नहीं है, हिमालय का पानी वहां पहुंचना चाहिए। तब उन्होंने मन में कल्पना की इंदिरा गांधी नहर की, और आज इंदिरा गांधी नहर का पानी बीकानेर में जा रहा है, गंगानगर में जा रहा है, आजादी के जमाने नहीं जा रहा है। ये सोच कांग्रेस पार्टी के नेता मोहनलाल सुखाड़िया की थी, जिसके मन में कल्पना था कि मुझे राजस्थान का निर्माण करना है। ये सोच मोहनलाल सुखाड़िया के मन में कल्पना थी कि इस देश में हमें एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना है। जो कोटा में जो थर्मल का काम किया, वहां पर जो बिजली पैदा हो रही है, ये सोच करने का काम उन्होंने किया। ये सोच करने का इन्होंने काम किया। इस इलाके में गरीबी है, राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र में काम करना है। कभी महाराष्ट्र में जाइए, कभी केरल में जाइए, प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज खोलने का पैसा ज्यादा लगता है। और मोहनलाल सुखाड़िया ने कल्पना की कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर होशियार बनने चाहिए, जैसे सरकारी कॉलेज खोले, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम नहीं। इस देश में निर्माण करने का जो भूमिका है, वो यदि चुना हुआ प्रतिनिधि जिम्मेदार हो, चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, आगे की सोच करे, तब जाकर इलाके का विकास हो सकता है। संसाधन कम थे, सड़कें नहीं थी, बिजली पैदा करना मुश्किल था, पानी की व्यवस्था करनी थी, खेत में पानी पहुंचाने का काम करना था, अस्पताल की व्यवस्था करनी थी। ये काम एक दिन में नहीं होता है। रेल मगरा के काश्तकार जानते हैं, है ऐसा कोई काश्तकार जो सरसों की खेती हाथ की हथेली में कर ले? खेती करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीज लाना पड़ता है, खेती में क्यारा बना के पानी पहुंचाना पड़ता है, बिजली आपके कुएं पर है, रात को सरकार बिजली दे रही तो रात को जाना पड़ता है, पाला पड़ जाए तो तकलीफ हो जाती है, ज्यादा फसल आ जाए तो कम भाव आता है। वो किसान बड़ी मुश्किल से कल्पना करता है, मेहनत करता है, सोचता है कि मेरे फसल का पैसा आएगा, मेरे घर में मैं शादी करूंगा, बच्चे के लिए काम करूंगा, और यदि पाला पड़ जाए तो उसकी आशा खत्म हो जाती है। और वो हताश नहीं होता, फिर अगले साल फिर कोशिश करता है, और वो देश में अपने जीवन को निकालने का काम करता है। लोकतंत्र में भी जब तक विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, एक दिन में भाषण देकर, धर्म की बात कर कर, जाति की बात करके हम अपने इलाके की तरक्की नहीं कर सकते। इस इलाके की तरक्की करने का काम राजस्थान में, मेवाड़ में किसी ने किया है तो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, चाहे गुलाब सिंह जी सत्तावत हो, चाहे हीरालाल जी देवपुरा हो, चाहे प्रभाकर जी हो, कितने ही नाम ले लें हम। चाहे इस इलाके में प्रधान के रूप में शिवजी जी ने काम किया हो, चाहे उन्होंने एमएलए के रूप में काम किया हो, कितने लोगों ने मन में कल्पना की होगी। तब आज गांव में स्कूल खुला हुआ है, सड़क बनी हुई है, बिजली बनी हुई है, तो प्रधान के रूप में शिव सिंह जी मोहनलाल सुखाड़िया जी के पास गए होंगे, शिव सिंह जी एमएलए के रूप में अशोक गहलोत जी के पास गए होंगे, तब जाकर अपने इलाके में तरक्की और बदलाव का काम नजर आ रहा है। एक दिन में काम नजर नहीं आ रहा है। आज हम कहते हुए खुशी है, एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ हो तो लोग बहस कर सकते हैं कि आधा गिलास खाली है, वो भी सही है। हम बहस कर रहे हैं आधा गिलास पानी भरा हुआ है। हमने 75-73 साल में इस इलाके में तब्दील करने के लिए काम किया है।
आधा गिलास खाली है, हमें मालूम है। हमें मालूम है नौजवान यहाँ पर ज्यादा है, हमें मालूम है नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करनी है, हमें मालूम है नौजवान की रोजगार की व्यवस्था कैसे करनी है। पर रोजगारों को रोजगार करने के लिए जाति धर्म के आधार पर रोजगार की सुविधा नहीं हो सकती। तो रोजगार की सुविधा कैसे होगी? कल कारखाने लगने चाहिए, बिजली आनी चाहिए, बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर आदमी होगा, हिम्मत करेगा, हौसला करेगा, कल कारखाना लगाएगा, तब उसमें रोजगार मिलेगा, उसके अलावा रोजगार नहीं मिलेगा। यही हमारा दरीबे का। ये दरीबा कब शुरू हो गया था? हिंदुस्तान जिंक कब खड़ी शुरू हो गई थी? क्या कल्पना कीजिए, ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत होता तो ये नौजवान आदमी जो आशा कर रहे थे उनको रोजगार की सुविधा मिलती। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत हमने फैसला किया कि सरकार ने कि हम हिंदुस्तान जिंक को ऑक्शन करेंगे। हिंदुस्तान जिंक का ऑक्शन हुआ, दरीबा का मालिकाना हक अनिल अग्रवाल को मिला, वेदांता के पास ही गया, तब इस इलाके में तेज गति से काम होने का काम हुआ और लोगों को रोजगार बनने की संभावना पैदा हुई। कितने नौजवानों को मालूम है? मुझे मालूम है। मैं आज खड़ा होकर बोल रहा हूं यहाँ पर, मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर जो चांदी का है, चांदी का डिपॉजिट कहीं है तो हमारी धरती पर है और कहीं पर भी नहीं है। अब नौजवान आदमी को मालूम नहीं है। वोट लेना सरल है, भाषण देना सरल है, रोजगार की बात करना सरल है, पर यदि यहाँ पर सुपर स्मेल्टर लगता है तो राजस्थान का भी विकास होता है और इस इलाके में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। ये काम कौन करेगा? नेता को मालूम ही नहीं है कैसे होता है, क्या नीतियां हैं, कैसे काम करेंगे, और बेच के फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली में भी एक सरकार थी, उन्हीं की सरकार राजस्थान में थी, क्या उनके मन में कल्पना नहीं थी कि हमें इस हिंदुस्तान मेटल को एक बड़ा कल कारखाना बनाना है जिससे इस इलाके में ज्यादा को रोजगार मिले? पर ये सोच नहीं है, छोटा सोच है। पानी नहीं आना चाहिए, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी बीजेपी की है, ये कांग्रेस की है, इस प्रधान ने क्यों सोच लिया, उसने क्यों सोच लिया? विकास नहीं हो सकता। विकास होने के लिए पानी यदि यहाँ पर आएगा तो पानी कांग्रेस का आदमी भी पिएगा, बीजेपी का आदमी भी पिएगा, पानी सबको व्यवस्था करने का काम करने का बात। और पानी नहीं आएगा तो सबको तकलीफ होगी। मैं जब एमएलए बन के गया अभी, तब मुझे पहली बार पता लगा कि बागेरी का पानी जो है, वो जो मेरी 15 पंचायत रेल मगरा की उनमें बागेरी का पानी नहीं आता। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि जो रेल मगरा की पंचायत है राजसमंद में, उसमें पानी नहीं आता है। भेदभाव नहीं किया हमने। एमएलए बनते ही बागेरी का पानी कैसे आ सके? बागेरी का पानी नहीं आ सकता था यहाँ पर। बागेरी का पानी इसलिए नहीं आ सकता था कि बागेरी के पानी की जो कैपेसिटी थी, उस बागेरी के पानी को लेके आमेर तक, उस बागेरी के पानी को लेके राजसमंद तक एडिशनल वाटर खड़ा नहीं किया। जब मैंने यहाँ पर बागेरी की योजना बना रहा था, तब लोग कोर्ट में गए थे कि बागेरी की योजना नहीं बननी चाहिए, ननसमंद बन जाएगा। जब मैं चिकलवास बना रहा था, तब लोग कोर्ट में गए थे, चिकलवास नहीं बनना चाहिए था। उठा के देख लो, आज वही लोग पीने के पानी के लिए बताएं कि राजसमंद में पीने का पानी कैसे होगा। यदि हम ननसमंद पर खाली फीडर चौड़ी नहीं होगी, ननसमंद का पानी राजसमंद में नहीं जाएगा, तो क्या पीने के पानी की व्यवस्था राजसमंद में हो सकती है? क्या राजसमंद में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या रेल मगरा के गांव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यदि पीने की पानी की व्यवस्था करनी है तो भाषण देना सरल है कि जल जीवन योजना भारत सरकार की है। हाँ है, भारत सरकार की योजना है। 50% पैसा भारत सरकार का, 50% पैसा राजस्थान सरकार का। भारत के नियम कानून ऐसे बने हुए हैं कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उसमें भारत सरकार का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी आएगा, उनका पैसा भी आएगा। तो ये जल जीवन मिशन नातारा में भी है, ये राजसमंद में भी है, ये देवगढ़ भी में भी है, ये कुंभलगढ़ में भी है। फिर वहां भी तो पानी पहुंच जाना चाहिए था। पानी पहुंचने के लिए पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ती। पर आज मुझे कहते हुए घमंड है, मैंने चिकलवास के इरिगेशन के पानी को ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिजर्व करवाया और 40 किलोमीटर की पाइपलाइन, पक्की पाइपलाइन चिकलवास पर फिल्टर प्लांट बन रहा है, बागेरी पे नहीं। चिकलवास पर फिल्टर प्लांट बन रहा है। उस चिकलवास के फिल्टर प्लांट से ये जो पाइप पड़े हुए हैं बनेडिया के पास में, ये जो इस पाइप का पानी रेल मगरा के गांव में आएगा, ये व्यवस्था करने का काम करके आप बात। इसलिए भाइयों समझने की जरूरत है, नेता भी जरूरी है, नीतियां भी जरूरी है और पार्टी भी जरूरी है। जब तक पार्टी नहीं हो तो सीपी जोशी कुछ नहीं कर सकता। नीतियां पार्टी की नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नीति बनाने का अवसर मिलेगा तो मैं नीति बनाने का काम करूंगा। मैं एक वोट से हार गया था, मैं तो भीलवाड़ा का सांसद था, मेरी जिम्मेदारी तो भीलवाड़ा की थी।
पर मैं जानता था जो मेरी हैसियत बनाई है वो हैसियत बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नाथद्वारा में मुझे 1980 में एमएलए बनाया। मैं भी एमएलए नहीं बनता तो मैं भारत एमपी नहीं बनता, भारत सरकार में मंत्री नहीं बनता। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि नाथद्वारा में लोगों ने मुझे मत दिया न दिया हो, पर नाथद्वारा की इस धरती से जिसने मुझे पहचान दी है कि मैं भारत सरकार में मंत्री बनाऊं, तो मेरा धर्म बनता है कि यदि राजस्थान में सड़क मंत्री बना तो मैंने फैसला किया कि उदयपुर से लगाकर भीम जो सड़क है पूरी ब्यावर भीम की हमने 4 लाइन की सड़क बनाने का काम किया। हमने काकरोली से भीलवाड़ा जाने के हिस्से देख लीजिए, मैं मंत्री बना उसके पहले भीलवाड़ा जाने में कितना टाइम लगता था, तो काकरोली से भीलवाड़ा रखने की व्यवस्था की, क्योंकि हमें मन में कल्पना थी कि मेरे इलाके के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज 4 लेन बन गई है, चाहे आप उदयपुर से निकलकर ब्यावर होकर जयपुर जाओ, चाहे काकरोली होकर भीलवाड़ा होकर जाओ, हमने व्यवस्था करने का काम किया। यही काम नहीं किया। ये लापसा से फतेहनगर की सड़क, ये जो 4 लेन बनने की स्थिति बनी हुई है, ये को स्वीकृत करने वाला नाम भी भारत सरकार का सड़क मंत्री सीपी जोशी है, जो वो कहने नहीं आया। पर मेरे मन में कल्पना थी कि मेरे इलाके की सड़क अच्छी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। ये सड़क पाखंड से जो रेल मंगा सड़क आती है उसकी चौड़ाई देख लीजिए, गांव में किसी और जगह सड़क उठा के देख लीजिए, इतनी चौड़ी सड़कें कहाँ पर बनी हुई है। लेकिन भारत सरकार के मंत्री के रूप में मुझे मालूम था कि सड़क के नॉर्म्स क्या है, किस तरह से काम करना है। तो बीच में एक टुकड़ा छूट गया था पाखंड से लगाकर बनेडिया तक, वो मैं भारत सरकार का मंत्री था, किसने याद नहीं दिलाया। अब जब मैं दोबारा एमएलए बना तो उस सड़क को भी मैंने उतना चौड़ी बनाई जितनी सड़क बनेडिया के आगे चौड़ी बनी हुई। सोच करके निर्णय करना बहुत कठिन काम है, भावना से बात करना बहुत सरल है। मैं नौकरी लगा दूंगा, बाहर के आदमी नौकरी लग रहे हैं, भ्रष्टाचार है, बहुत कर सरल बात। काम तो करो पहले, स्वीकृति तो कराओ पहले, फिर भ्रष्टाचार की बात करना। भ्रष्टाचार है, विजिलेंस कमीशन है, कितनी शिकायत की, जांच करवा लो, चोरी पकड़ में आ जाएगी। चुनाव आए जब याद आता है भ्रष्टाचार है, बाकी कोई भ्रष्टाचार नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा साहब इतना ज्यादा काम क्यों हो गया, ज्यादा काम हो गया, ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा। जिसकी जैसी भावना हो उसके पास रखे, हमारे पास भावना नहीं है। हमारे पास भावना है कि काम अच्छा होना चाहिए, गलत काम हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम खड़े रहेंगे, गलत आदमी के पक्ष में नहीं खड़े रहेंगे। पर सोच तो होना चाहिए कि यही 15 पंचायत रेल मगरा की, यही रेल मगरा की पंचायतें जो राजसमंद में है, वो पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम क्यों नहीं किया। पीने का पानी की व्यवस्था उसकी जरूरत नहीं है, क्यों कोटड़ी के अंदर पानी की व्यवस्था करने के लिए गिलून में कुएं नहीं घुस सके, तो प्रधान के मन में कल्पना है कि हिंदुस्तान जिंक से फैसला कराकर पानी की व्यवस्था करूं, ये गुनाह किया किसी ने। ये सोच नहीं होना चाहिए किसी का, सीधा सोच हो तो हम क्या सोच सकते। इस सोच को समझने की जरूरत है। इस देश में जो सबसे बड़ी तकलीफ है, जो मुझे भी है, मैं 29 साल की उम्र में एमएलए बन गया 1980 में, आज 2023 है, मेरी उम्र 73 साल है, 70 और 3, और मुझे राजनीति में काम करते 43 साल हो गए। 43 साल इलाके के बदलाव को देखा मैंने देखी है, कोशिश की है किसी इलाके में बदलाव हो, पर एक काम मैं नहीं कर पा रहा हूं जो मैं बार बार कहता हूं। एक काम तो समझे, हमने इस देश में संसदीय लोकतंत्र में क्यों पंचायत के चुनाव अलग कराए, क्यों वार्ड पंच का चुनाव करवाया, क्यों एमएलए का चुनाव कराया, क्यों एमपी का चुनाव करवाया। अभी अशोक जी गहलोत की सरकार ने 10 गारंटी दी, 10 गारंटी राहत देने के लिए काम किया। अब कितने आदमी को मालूम है कि भारत सरकार ने फैसला किया कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम केवल 67% लोगों को ही खाद्य सुरक्षा में लेंगे। ये फैसला कब हुआ? 2013 में। फैसला किसने किया? ग्राम सभा में। ग्राम सभा में कौन आदमी बैठे हुए? हम सब बैठे हुए हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस गरीब आदमी का नाम खाद्य सुरक्षा में रखे? हमने उस गरीब आदमी का नाम ध्यान नहीं रखा, और आज जब योजना बन के आई तब पता लगा कि खाद्य सुरक्षा में उस गरीब आदमी का नाम नहीं है। उस गरीब आदमी को एक गारंटी नहीं मिल रही है, उसे 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो आटा मिलेगा। एक छोटी गलती से उस गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। क्या गरीब आदमी का मकान नहीं है? ये फैसला कौन करता है? इंदिरा आवास योजना की लिस्ट कहां से जाती है? ग्राम सभा से जाती है। हम ग्राम सभा में भाग नहीं लेते, हम उसका नाम लिखा देते तो उस गरीब आदमी के पूरा का पूरा मकान का पैसा आता। ये काम हमने करने का काम नहीं। ये काम कौन करेगा? हम ये काम नहीं करना चाहते। सामुदायिक भवन बनना चाहिए, पैसा दो एमएलए साहब, भवन बन जाएगा, पानी दबकेगा, फिर लोग कहेंगे पानी का पैसा उठा के देखो भाई। हमें लोकतंत्र में पॉलिटिकल एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। वार्ड पंच सबसे मजबूत ताकत वाला जनप्रतिनिधि है। वार्ड पंच सबसे ज्यादा, एक वार्ड में 800 वोट होते हैं, 800 1000 वोट होते हैं, 800 8000 मतलब 250 घर होते हैं। 250 घर का प्रतिनिधि ईमानदारी से ध्यान रखे
तो जो व्यक्तिगत लाभ की योजना जो 1952 में नहीं थी, 57 में नहीं थी, 62 में नहीं थी, जो पैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा था, अब हम व्यक्तिगत लाभ की योजना के लिए पैसा दे रहे हैं। उस पैसे में चयन करने का काम ग्राम सभा से होता है, और ग्राम सभा में चयन नहीं होता है तो गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है। जब सरकार ने फैसला किया कि जिन आदमी का नाम खाद्य सुरक्षा में है उनको 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हम पूरा का पूरा मेडिकल फ्री देंगे। जिस गरीब आदमी का नाम नहीं था उसे 2 साल तक ये लाभ नहीं मिला, फिर नियम बदला है, फिर हमने कहा कि पूरा पूरा पैसा देगा, तब जाकर आज जो स्टेट बीपीएल के लोग हैं उनको भी वो लाभ मिल रहा है। और 25 लाख रुपए की बीमारी तक का काम 52 में नहीं होता था, 57 में नहीं होता था, 62 में नहीं होता था, अकाल पड़ जाता था, गरीब आदमी का बच्चा घर छोड़ के जाता था, 18 साल का नौजवान मजदूरी करने के लिए सूरत जा रहा था, अहमदाबाद जा रहा था, बम्बई जा रहा था, वो नौकरी करके पैसे बचा के लाता था, पर 45 साल की उम्र में आते आते मजदूरी नहीं कर सकता, उसके घर में बीमारी हो जाती थी, देवरे ले जा रहे थे, अस्पताल ले जा रहे थे, खेत पे गिरवे रख रहे थे। उन लोगों के परिवार में क्या गुजरी होगी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर में 52 में यह होगा, 57 में यह होगा, लेकिन आज सरकार के पास पैसा आया तो भरोसा दिलाया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई बीमार होगा, अशोक गहलोत की सरकार 25 लाख रुपए तक का बीमा का इलाज आपके पास करेगी। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक दिन में नहीं हुआ, 52 से जाकर अब जाकर हुआ, 52-57 में नहीं हुआ। मैंने देखा 1980 में अकाल रात के काम शुरू होते थे, 8 बजे मजदूरी करने जाता था आदमी, तगारी में पत्थर लेके ले जाता था, मिट्टी डालता था, मजदूरी मिलती थी 15 रुपए, 20 रुपए मजदूरी मिलती थी, 2 बजे उसको मजदूरी खत्म होती थी। कोई मक्की की रोटी लेके जा रहा था, कोई गेहूं की रोटी लेके जा रहा था, प्याज लेके जा रहा था, एक टिफिन था उसके पास एल्यूमिनियम का, और अकाल रात में काम करके 15-20 रुपए की मजदूरी पर काम कर रहा था। हमने नियम बनाया, हमने 2006 में कहा था कि हम कानून बनाएंगे, हमने कानून बनाया नरेगा का, और लोगों को कहा कि हम 80 रुपए मजदूरी देंगे नरेगा के अंदर। जब 2009 का चुनाव हुआ तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुझे भी सांसद बनने का मौका मिला भीलवाड़ा में, तब हमने कहा हम 100 रुपए की मजदूरी देंगे, और मेरा ही भाग्य था कि मैं उस विभाग का मंत्री बना भारत सरकार में। तब हमने कानून बनाया हर 1 अप्रैल को कानून सरकार किसी की हो, हर 1 अप्रैल को नरेगा के अंदर काम करने वाले आदमी की मजदूरी की रेट रिवाइज होगी। आज मजदूरी के आदमी को काम करने वाले को 265 रुपए मिलता है। उस गरीब आदमी को 30 रुपए 40 रुपए में खेत पे काम करने के लिए कोई नहीं ले जा सकता, उसको 250 रुपए दे तो काम ही नहीं करने जाता। कोई कारीगर है, मिस्त्री को कोई 50 रुपए में काम नहीं करता, 400-500 रुपए नीचे कारीगर काम करने नहीं आता। एक कानून बना दिया नरेगा का, उस नरेगा के कानून से गरीब आदमी को इतना मदद करने का काम किया। बाकी जो कानून नहीं बनाते तो गरीब आदमी को 30 रुपए में, कोई 40 रुपए में मजदूरी करा कर उसका काम करता है। ये काम करने का काम हमने कानून बनाकर लोगों को व्यवस्था करने का काम करने के लिए हमने कानून बनाया। चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। जो भी बातें सरकार कह रही है वो सरकारों के पास एक पैसा आया है, इस सरकार तो एक दूसरे की भी है, उनके पास भी पैसा है, उनका भी सोच होना चाहिए। उनका सोच इस तरह का नहीं है। उनका सोच किस तरह का है? इस देश में आजादी के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, चाहे हवाई जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कल कारखाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस लोगों के टैक्स के पैसे के हमने खड़ा किया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मन में कल्पना थी, इस देश के नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करना है। आईआईटी की स्थापना की, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान आदमी सिलिकॉन वैली अमेरिका में जाकर आज ये मोबाइल की क्रांति कर रहे हैं। यदि आईआईटी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं करता तो दुनिया में आज जो ये मोबाइल आप हाथ में ले रहे हो उसकी लीडरशिप भारत नहीं कर पाती। ये कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक नीति नहीं बनाता तो आज जो चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, आज मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, ये एक दिन में फैसला नहीं हुआ है। इसका फाउंडेशन, इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसरो की स्थापना हमने की है, वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना हमने की है, वैज्ञानिकों ने इस रास्ता बनाया है, तब जाकर हमने खड़े हुए हैं। है किसी काश्तकार को मालूम कि खेती कैसे होती है? शहर के आदमी को मालूम नहीं कि पैंट और शर्ट कहां से लेके आया हूं। माल में सामान खरीदने जा रहा है, पैंट किस ब्रांड का है, शर्ट किस ब्रांड का है, उस आदमी को मालूम नहीं कि पैंट और शर्ट के लिए कपास की खेती कैसे होती है, कपास की खेती की क्या बीमारी होती है, कपास से धागा कैसे बनता है, धागे से कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े से पैंट कैसे बनता है। उस नौजवान को मालूम नहीं है जिसने गांव में गरीबी नहीं देखी है। जिस लोगों ने तकलीफ देखी उसे मालूम है
आज गांव-गांव में मोची खत्म हो गया, गांव-गांव में दर्जी खत्म हो गया, गांव-गांव में हाथ के काम करने वाले आदमी खत्म हो गए और आज स्थिति ये बन गई है कि गांव में जो आर्टिजन था वो बेकार हो गया और जो दूसरे आदमी है वो माल से सामान लेकर बेच रहे हैं और गरीब आदमी बैठ कर बैठा हुआ है। ये कौन शिक्षा में परिवर्तन करेगा? बिना भाषण के शिक्षा में परिवर्तन होगा? IIT में हम यदि टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे तो हम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन करेंगे? है कितने आदमी आपको मालूम है ट्रैक्टर चला रहे हैं, आदिवासी भाई ट्रैक्टर चला रहा है, गियर तो उसमें भी है, एक्सीलेटर तो उसमें भी है। मैंने किसी आदिवासी को टैक्सी चलाते नहीं देखा, किसी को टैक्सी चलाते नहीं देखा मैंने, क्योंकि वो सिखाया नहीं हमने कि तेरा काम खाली ट्रैक्टर चलाना नहीं है, तू कार चला सकता है, सिखाया नहीं हमने। हमारा इलाके का आदिवासी 2 मंजिल के ऊपर चुनाई नहीं कर सकता। आज बिल्डिंग बन रही है, 10 बिल्डिंग की, 15 मंजिल माले की बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है सीमेंट की है, ईंट से बन रही है। आपको मालूम है बाहर के लोग आकर ये चुनाई कर रहे हैं और हमारा आदमी नीचे बैठा हुआ देख रहा है क्योंकि हमने उसको परिवर्तन करने का काम ही नहीं। कभी सोचिए 1980 में सीपी जोशी MLA था, रेल मार्ग का कास्ट का जिसकी अपीवल जमीन थी 8 बीघा, 1980 में उसके 2 बच्चे हुए तो 2000 में उसकी उम्र की 20-20 साल हो गई बच्चों की, 2 बच्चों में जमीन बटी 4-4 बीघा में, फिर उनके 2-2 बच्चे हुए। 2023 में हिसाब लगा देना 8 बीघा का जो बड़ा कास्ट का था रेल मगरा में, तीसरी पीढ़ी में उसकी हालत क्या हुई? जमीन नहीं उसके पास, बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं, खेती करने के तरीके बदले नहीं। जो बड़ा काश्तकार था 1980 में वो आज छोटा काश्तकार हो गया। ये जीवन इसके जीवन को बदलने का काम कौन करेगा? क्या उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि खेती के तरीके को बदलो? क्या हमने कोशिश नहीं की? यहाँ के किसानों को भेजा हमने, कैश क्रॉप पैदा करो, कोई गोभी बो रहा है, कोई मिर्ची बो रहा है, ये सिखाएगा कौन? हमारी माताएं मैंने बैठी हुई है, सब गाय जानवर को चला जानती है, जिसके गाय भैंस है आदमी काम नहीं करता है, महिलाएं काम करती है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गाय और भैंस नई नस्ल की लेके आवे, 10 लीटर दूध मिले, 15 लीटर दूध मिले, उससे 2 पैसे घर में आवे? ये काम कौन करेगा? ये काम हमें सिखाना पड़ेगा। तब हमने दूध की डेयरी खोली है और यहाँ पर नाथद्वारा में डेयरी का प्लांट बना रहे हैं जो अगले 4 महीने में खड़ा हो जाएगा। उसके जानवर के खाने की व्यवस्था करने के लिए अकाल पड़ जाए तो चारा नहीं मिलता है, हम कैटल फीड लगा रहे हैं यहाँ पर जिस पर उसको खाने की व्यवस्था करने का काम हो। ये सोच होगा तब जीवन में परिवर्तन करने का काम हो। इसलिए मुझसे तो कोई कहने नहीं आया था कि रेल मगरा में कॉलेज होना चाहिए। मुझे दुख हुआ 3 साल पहले, 3-4 तो 4था साल हो गया, 5वां साल, 4 साल पहले यहाँ IIT खुल गई थी। IIT कितने नौजवानों को मालूम है कि रेल मगरा की IIT चल रही कपासन में? इसको मालूम है? या बिल्डिंग बन गई, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, किसी को लेना देना नहीं। तब मुझे दुख हुआ कि यहाँ मैंने मैंने ड्राइविंग का लाइसेंस इंस्टीट्यूट खुलवाया, हमारा आदमी कोई सीख ही नहीं रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के देवारी में इतने बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, कोई हिसाब किताब लगाया रेल मगरा के कितने आदमी का ट्रक है? कोई उदयपुर से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है। हमारे आदमी में नहीं है। हम भी धंधा करें, हम ड्राइविंग सीखें, बैंक से लोन लें, ट्रक लावें, धंधा करें। हम तो खाली काम ही करेंगे, गरीबों में नौकरी लगा दो, दूसरा काम नहीं करेंगे। बाहर का आदमी आके काम करेगा, हम अपना काम नहीं करेंगे। तो भाई टेक्निकल एजुकेशन नहीं लें, बच्ची को पढ़ाए नहीं, तो रोजगार का काम कौन करेगा? ये रोजगार का काम करने के बाद भी हमें लोगों के बीच में कहनी पड़ेगी, हमें माता बहनों को कहना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। सोचो 2 साल पहले कोरोना हो गया था। कोरोना, एक बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसी का दूसरा साथी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। 2 साल तक किसी ने सोचा ही नहीं कि स्कूल के ताले लग जाएंगे। 2 साल तक मास्टर किससे पढ़ाएगा, सोचा ही नहीं किसी ने। तब कहा कि मोबाइल से पढ़ाई होगी। तो अब कल्पना कीजिए, जिसके माँ और बाप पढ़ी लिखी थी, उसके बच्चे को मास्टर जो मोबाइल पे पढ़ा रहा था, वो माँ भी मदद कर रही थी और पिता भी मदद कर रहा था। उसी का साथी जो 10वीं में पढ़ रहा था, उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, उसका पिता पढ़ा लिखा नहीं, वो 2 साल तक उसने कैसे पढ़ाई की? कभी सोचा? कभी सोचा? वो जो बच्चा एक साथ बच्चे जो क्लास में पढ़ते थे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे उसके बच्चे में, और जिसके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे उनके बच्चे में क्या अंतर आया? आपको नजर नहीं आता, मुझे नजर आता। आगे जाके क्या तकलीफ पैदा होगी आज आप समझ में नहीं चाहते हैं। हर एक के घर में मोबाइल है, अच्छा पढ़ा लिखा सबके पास मोबाइल है। इस मोबाइल में सारे गुण भरे हुए हैं, इस मोबाइल में सारे अवगुण भरे हुए हैं। यदि माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं हुआ, माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं हुआ, घर घर में तकलीफ आ जाएगी और बहुत बड़ी हमारे सामाजिक जो तकलीफ है बनने वाली है। माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे बच्ची को समझ सकेंगे। ये जो मोबाइल है मुझे मालूम है, इनको नहीं मालूम है, इसमें स्क्रीन टाइम आता है। स्क्रीन टाइम आता है, कितने समय तक आप देखते हो मोबाइल पर,
क्या क्या चीज देखते हो, सब चीजें आती है। कभी किसने माँ बाप ने देखा है बच्चा हमारा कितना टाइम स्क्रीन गेम पर टाइम पे लगा रहा है, मालूम ही नहीं है हमें। कितने घंटे स्क्रीन टाइम पे लगा रहा है, क्या क्या देख रहा है, वो देख के क्या सीख रहा है। इसी बच्चा यदि होशियार है तो इसमें सब गुण भरे हुए हैं। उस गुण से माँ बाप उसकी मदद करके उसकी क्षमता का उपयोग लेकर आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये काम अब हमको करना पड़ेगा। सड़क बना दो, सामुदायिक भवन बना दो, ये काम कर दो, ये काम नहीं करेंगे तो भी हम अपने परिवार का, अपने कार्यकर्ता का जीवन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जब आदित्य जी ने मुझे बुलाया तो मेरे मन में कल्पना थी कि मैं जाऊंगा और मेरे मन में जो विचार हैं वो विचार मैं आपके साथ रखूंगा। वोट तो देने का अधिकार है, वोट देना चाहिए नीति के आधार पर। वोट देना चाहिए कि जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे। ये चुनाव वार्ड पंच का है तो वार्ड पंच का वोट देने का नियम होना चाहिए। उस आदमी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए कितने आदमियों को मदद करने का काम किया, वो अच्छा वार्ड पंच होगा। सरपंच कौन सा अच्छा होगा, वो नहीं जिसने व्यक्ति का चयन किया। सरपंच वो अच्छा होगा कि पंचायत समिति के पैसे से किसने सीसी सड़क बने, वो टूटी की टूटी, ये इंटरलॉकिंग सड़क टूटी की टूटी, ये काम सरपंच का है। सरपंच चुनते समय फैसला ये करना, एमएलए का फैसला करना कि यहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्था करने का काम किया कि नहीं किया, कॉलेज खोलने का काम किया कि नहीं किया, अस्पताल खोलने का काम किया कि नहीं किया, तब फैसला करना है एमएलए किसको करना है। एमपी का जब फैसला करो तब फैसला करना है कि टावर की यहाँ पर ठीक ठीक से हमारा आ रही नहीं आ रही, हमारी दूसरी व्यवस्थाओं का काम करने का काम भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है वो पैसा हमारे यहाँ लग रहा नहीं लग रहा, ठीक ढंग से लग रहा नहीं लग रहा, तब फैसला करना। तब लगेगा कि हम लोकतंत्र में, जिस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे प्रतिनिधि चुन के आएंगे, जिम्मेदार होंगे, तब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करेंगे। ये लोकतंत्र में समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने समझा कि मैं तो आज विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, मुझे चुना आपने कांग्रेस के एमएलए के रूप में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीता सीपी जोशी, तो मेरी पार्टी ने बहुमत मिला तो मुझे कहा आप विधानसभा के अध्यक्ष। तो विधानसभा का अध्यक्ष का काम कर रहा था। अब पता लगा विधानसभा तो खत्म हो रही है, वापिस में कांग्रेस का ही विधायक लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कांग्रेस का काम करो। कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है क्या, एक अध्यक्ष के रूप में मैंने जो काम देखा, मेरी जिम्मेदारी बनती है इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आपकी इच्छा हो इसको वोट दो, लेकिन आप वोट देने का जो तरीका है उस तरीके को समझने की आवश्यकता है। यदि हमने इसको नहीं समझा तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भावनाओं के आधार पर यदि हमने मत दे दिया तो हम न अपने गांव का विकास करेंगे, न अपने परिवार का विकास करेंगे, न देश को मजबूत करेंगे। ये भावना को व्यक्त करने के लिए ये जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया आदित्य जी ने, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हो, सरपंच साहबान साहब, वार्ड पंच साहब हो, हमारे जिला परिषद हो, जितने हमारे साथी हैं उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर शिव सिंह जी प्रधान रहे, जो यहाँ एमएलए रहे, उनके परिवार के एक सदस्य पर जो हमने विश्वास किया, उस विश्वास पर ये आदमी खरा उतरा है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं एक बार आप सबसे भी अपील करना चाहता हूँ, ये माताएं बैठी हुई है, संतोषी माँ की कथा सबको मालूम है, रामायण की कथा सबको मालूम है, महाभारत की कथा सब मालूम है, ये मोबाइल की कथा मालूम नहीं है। ये मोबाइल की कथा समझने के लिए हाथ खड़ा करो। 10वीं तक बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो शादी नहीं करेंगे, और शादी घर वाला करे तो रोटी बंद कर देना उनकी। ये हाथ खड़े नहीं हुए, हाथ खड़ा करके बताओ, बाकी बोलेंगे। हाथ खड़ा करके फैसला करो। किसी भी जाति संप्रदाय बच्ची को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आखिरी में बात सुन लें, किसी भी जात का बच्चा हो, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। प्राइमरी स्कूल में आजादी के समय में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले को एसटी से नहीं करनी पड़ती थी। जो मास्टर बन जाता उसको मास्टर मान लेते थे, फिर उसको मिडिल का पास करने के बाद मास्टर का काम करता है। मेरे पिताजी उस जमाने के मिडिल पास थे। हम 6 भाई हैं, मुझे पढ़ाया। मैंने हायर सेकेंडरी पढ़ने के बाद कॉलेज में पढ़ने उदयपुर चला गया। मैंने वहाँ नेतागिरी की, मैंने एमएससी फिजिक्स की, एमए साइकोलॉजी की, एलएलबी की, मैंने पीएचडी की। मैं पढ़ लिया। 1980 में मोहनलाल जी सुखाड़िया और कांग्रेस के कारण मैं एमएलए बन गया, 29 साल की उम्र। मैंने शादी नहीं की, समझदार था। शादी करने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, घर में क्या तकलीफ है। मैं 85 में एमएलए बन गया, शादी नहीं की। मैंने 86 में शादी की, पर समझदार था मैंने अनपढ़ को नहीं लाया, अपने पढ़ी लिखी को लेके आया। मेरी पढ़ी पत्नी भी मेरे साथ पढ़ाने आती है। और जब मैं 1990 में हार गया, 93 में टिकट नहीं मिला, तो 90 से 98 तक मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। 1 तारीख को तनख्वाह
उसको भी मिलती थी, मेरे को भी मिलती थी। आप मजदूरी करो 2 लाख रुपए महीने के नहीं मिलते हैं, मुझे वही मिल रहे थे। और अब रिटायरमेंट के बाद धन्यवाद, जीता हो तो भी धन्यवाद, नहीं जीता हो तो भी धन्यवाद, मेरे को जिंदगी भर तक पेंशन की व्यवस्था कर रखी है। और अशोक गहलोत की सरकार तो 2 कदम आ गए। गरीब का लड़का पढ़ गया, मास्टर बन गया, तो मरते दम तक उसको पैसा मिलेगा, इससे बड़ा सरकार ने और काम किया गया। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारा बेटा भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसको भी जिंदगी भर की पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारे सरकार स्कूल खोलते हैं, बच्चे के खाने की व्यवस्था करते हैं, आपके मास्टर की व्यवस्था करते हैं, फिर बच्चे को नहीं पढ़ाए तो अपना परिवार आगे नहीं बढ़ सकते। और अंत में सुन लें, जब ये रीट का एग्जाम पर हुआ था, 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, एसटीसी बीएड 12 लाख, 65,000 पोस्टें थी, तो 11 लाख पढ़ा लिखा बच्चा अनएम्प्लॉयड है। समझ में आ रहा है अपने को? उसकी जब कट ऑफ देखेंगे, एससी की कट ऑफ अलग, एसटी की कट ऑफ अलग, महिलाओं की कट ऑफ अलग, ओबीसी की कट ऑफ अलग, जनरल की कैटेगरी हिसाब लगा के देख लेना, कैटेगरी आ रही है 80%। और गांव का गरीब आदमी का, ब्राह्मण का लड़का हो, राजपूत का लड़का हो, दूसरी कास्ट का लड़का हो, उसका मेरिट में बन रहा 50%, 60%, वो बीए बीएड करके 5-5 साल सड़क पे घूम रहा है। समझ में आ रहा है देश में क्या हो रहा है? हम गांव का गरीब आदमी, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, एससी हो, एसटी हो, हर कास्ट को, उसके शहर में रहने वाले लोगों से कंपटीशन करना है, तो हमारे गरीब इलाके के लोगों को अपने बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस सरकार ने जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाई है, उस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में माँ बाप पढ़े लिखे अपने बच्चे को यदि ठीक ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चा आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेकर अपने जिंदगी को आगे बनाने का काम कर सकेगा। ये काम सब भाई बहनों को करना पड़ेगा, तब जाकर हम समस्या का निदान कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सब भाई बहनों को इस देश में हमने संसदीय लोकतंत्र क्यों अपनाया, क्यों अलग अलग वोट देने का अधिकार दिया, क्या संविधान के अंदर व्यवस्था है, क्या मौलिक अधिकार है, क्या नियम और कानून है, क्या भारत सरकार का पैसा स्टेट करके सरकार में कैसे काम होता है, ये हम नहीं समझेंगे तो हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से न देश की प्रगति कर पाएंगे, न प्रदेश की प्रगति कर पाएंगे, न गांव का विकास कर पाएंगे, और न व्यक्तिगत लाभ की योजना से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं नौजवान पीढ़ी के जो लोग इस बात को समझेंगे और आने वाले समय में ये सब काम करने का काम करेंगे, जिससे मेरी भावनाओं मुझे आपके सामने अभिव्यक्त करने का मौका दिया। मुझे आदित्य जी ने भी मांग दी, मेरे साथ आदित्य जी को मांग देने का अधिकार है, जनप्रतिनिधि है, मेरा काम सुनने का है, सही बात बोलने का अधिकार है। तो इन्होंने मुझे कहा जब दरीवा से कोटड़ी होते हुए उदलपुरा तक सड़क, पीपावा से लुनेरा सड़क, काबरा से गुजराखड़ा सड़क, काबरा से खेल स्टेडियम सड़क, गिलून से खेल स्टेडियम सड़क, मैं तो एमएलए हूँ नागद्वारा का, आपने कागज दिया, आपकी पैरवी करने का काम मैं कर सकता हूँ। सरकार के जो आचार संहिता लगती है उसमें यह काम नहीं हो सकता, एस्टीमेट बनता है, फाइनेंशियल सैंक्शन आती है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आपकी ये भावना है, इस भावना को एडवोकेसी करने का, वकालत करने का मैं काम करूंगा, जिससे आपके इलाके में भी ये काम हो सके। यही बात मुझे आप सबसे कहनी। एक बार मैं पुनः हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, और मैं अंत में फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सबके परिवार में खुशियां ले आवे, आपके बच्चे बच्ची पढ़े लिखे हो, होशियार हो, हाकिम बने, हुकूमत करे, अपने गांव, अपने परिवार, प्रदेश और देश के विकास में भागीदारी निभाए। धन्यवाद, नमस्कार।